सो इंडिया I2 बोले तो इंडिया और इजराइल, U2 बोले तो USA एंड UAE। ठीक है, इन लोगों का क्या है, ये ग्रुपिंग है बेसिकली। ठीक है, ये 4 कंट्री का ग्रुपिंग है। और ये लोग क्या करते हैं, किस लिए ग्रुपिंग है मेनली? ओके, हम मेनली जैसे कि कोई भी कॉपरेशन के लिए होगा ना, तो कॉपरेशन किस फील्ड में करते हैं वो लोग? मेनली इकोनॉमिक फील्ड में। ठीक है, इकोनॉमिक फील्ड मेन है, और उसके बाद में मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह भी है। चलो लिख लो इसे ही, ग्रुपिंग फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, यातायात। ठीक है, ये 4 कंट्री का ग्रुपिंग है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। और इसका एम क्या है? इसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है? इसका एम है इन एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन 6 म्यूचुअली आइडेंटिफाइड एरियाज। ठीक है, कौन कौन सा एरिया है? यस, वाटर लिखो, वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेस। ठीक है, वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि इन लोगों को, ये जो कंट्रीज हैं, इसराइल, ये भी अरब, मतलब अरब रीजन में है, अरब रीजन के पास में है, वेस्ट एशियन कंट्री है। और उसके बाद यूएई, इन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पानी का। फिर उसके बाद जैसे इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? एनर्जी का। फिर यूएई वगैरह को क्या प्रॉब्लम है? फूड सिक्योरिटी का भी, मतलब फूड वहां पे अनाज ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ का प्रॉब्लम सबको ही है। ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल ही है। और स्पेस, क्योंकि यूएई वगैरह अब क्या हो रहा है, ये लोग स्पेस में काफ़ी अपना प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग ज़्यादा वेंचर आउट स्पेस में करना चाह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं स्पेस में। तो ये 6 एरिया में इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें इन लोगों को कॉपरेशन करना, कॉपरेट करना है और ग्रो करना है। ठीक है, और इसे हम लोग, एक और टर्म है जैसे कि जो ITU2 है, ITU2 को एक और नाम है, नॉमेनक्लेचर है, एक और टर्म है। यस, वेस्टर्न क्वाड नहीं, वेस्ट एशिया क्वाड, क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया बोल सकते हो। ठीक है, वेस्ट एशिया क्वाड, क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया। इसे कहा जाता है क्वाड ग्रुपिंग, और क्वाड फॉर
वेस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि यूएई और इजराइल वेस्ट एशिया में ही है ना, यूएई और इजराइल वेस्ट एशिया में है। और दूसरा जो क्वाड है, मेन क्वाड, वो कहाँ है? हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन में है। वो क्वाड में कौन कौन है? यस, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये इंडो पैसिफिक रीजन में है। इंडो पैसिफिक रीजन तो अपना अपने पास में जो है, ठीक है। तो इसमें, और इसलिए ये क्या है, ये क्वाड में बोले तो चार कंट्री का ग्रुपिंग। तो चार कंट्री का जो ग्रुपिंग है ये कहां पर है? वेस्ट एशिया में। इसलिए कुछ लोग इसे क्वाड ग्रुपिंग फॉर वेस्ट एशिया बोलते हैं, और कुछ इसे न्यू क्वाड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ इसे मिडल क्वाड ग्रुपिंग ऑफ मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मिडल ईस्ट, क्वाड ग्रुपिंग फॉर वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट, मतलब वेस्ट एशिया का क्वाड है ये या मिडल ईस्ट का क्वाड है। अच्छा, वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में क्या फर्क है? यूएस की तरफ से ना, हाँ, यूएस यूके वगैरह बोल सकते हो, मतलब वेस्ट कंट्रीज की, वेस्ट यूरोप कंट्री की तरफ से। अगर हम अरब कंट्रीज को देखें, जो अरब कंट्रीज है मेनली, जो वेस्ट एशिया है, अगर हमारे तरफ से इंडिया के यहाँ से देखें, इंडिया में अगर खड़ा हो जाते हैं हम, तो इंडिया के मैप से देखेंगे हम लोग, तो जो आपका जो वेस्ट एशिया है, जो गल्फ कंट्रीज है, वो किस साइड है? वेस्ट साइड में है। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? वेस्ट एशिया। लेकिन अब ये तो वेस्ट एशिया है, अब यूएस उनके उस साइड में है, तो उनके तरफ से देखोगे तो क्या बोलेंगे? बोलो, ईस्ट नहीं है, मिडल ईस्ट। ईस्ट में तो जापान वगैरह हम लोग आ गए, ठीक है। ये लोग क्या है? मिडल में है लोग, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं? इसे मिडल ईस्ट। समझ में आ गया? तो ये टर्म समझना, वो लोग बोलते हैं मिडल ईस्ट, वो अलग बात है, वो लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, तो इसलिए मिडल ईस्ट पॉपुलर हो गया है। लेकिन मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का जो लोग है, प्रिज्म है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अलग अलग है। अलग अलग लोकेशन से लोग उसे बोलते हैं। यूएस वाले उसे मिडल ईस्ट बोलेंगे क्योंकि उनके यहाँ से मिडल ईस्ट है, और हमारे यहाँ से वो वेस्ट में है, इसलिए हम उसे वेस्ट एशिया बोलते हैं। ये समझ में आ गया बात? और ये इसका ITU2 जो है, वो ITU2 कब स्टैब्लिश हुआ था? यस, अक्टूबर 2021 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर, ये चारों कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, और उन लोगों ने क्या किया था? डिसाइड किया था कि हम लोग इसकी जो लीडर्स लेवल की, जो मतलब मेन टॉप लीडर्स के लेवल की मीटिंग करेंगे, और वो मीटिंग अभी हुआ, ठीक है। तो ये फर्स्ट मीटिंग है, लिख लेना, लिख लो, ये फर्स्ट मीटिंग है, और ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वर्चुअल बोले तो ऑनलाइन, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट वर्चुअल समिट, और ये ओरिजिनेट हुआ था कब? अक्टूबर 2021 में। ये चारों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसी में इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें अपना कोऑपरेशन बढ़ाना है, और इसीलिए हमें एक, चारों देशों के जो लोग हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो लोग मिलके क्या करेंगे? एक मीटिंग करेंगे, और उसे ही हमने वेस्ट एशिया फॉर क्वाड बोला। नहीं, ऐसा तो नहीं है उन लोग के। आप 2021 में मुझे मेरे पास जो डेटा, पता नहीं। 2021 में 14 जुलाई को मीटिंग हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुआ था इसकी। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2021 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स की 2021 में मीटिंग होती है पहले, ठीक है। वो लोग आपस में बैठते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग, जैसे क्वाड है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसी की तरह हम लोग अपने जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उन लोगों की मीटिंग करवाते हैं, ठीक है। और वो मीटिंग अगली साल, मतलब 2021 में हुआ, वो डिसाइड हुआ, तो 2022 से स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा बात? और ये जो मीटिंग हुआ, ये ITU2 बना, इसका बेसिकली एक तरह से स्ट्रेटेजिक रीजन देखा जाए तो क्यों है, मतलब क्यों करने की जरूरत पड़ी,
या क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि कोई भी इस तरीके से ग्रुपिंग बनती है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, ऐसे नहीं होता कि ऐसे बस बन गया, मूड आया कि चलो अब नया कुछ ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारा हो गया अब नया ग्रुप बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ रीज़न होगा ना। तो क्या रीज़न है? उनके संबंध में क्या हो रहा है? हम्म। ओके। 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 ओके, और बताओ। चलो कोई नहीं, जो आपके मन में आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब, हाँ, इन चारों कंट्री का आपस में, हाँ ओके, और, हाँ वो भी होगा, और बताओ। बिल्कुल होगा, यस। एंड, हाँ वो भी है। और कुछ? आप लोग सही बता रहे हो, इसे गलत नहीं बता रहे हो। हाँ। हाँ, व्यापार बढ़ेगा। हम्म। चलो ठीक है, आप लोग जो बता रहे हो लगभग सही बता रहे हो, ठीक है। मैं उसे बस थोड़ा सा सिस्टमेटाइज कर देता हूँ। देखो, मेनली जो वेस्ट एशिया जो रीजन है, वेस्ट एशिया रीजन में मेनली पावर टसल चलते रहता है। वेस्ट एशिया रीजन मेनली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम कंट्रीज है, राइट। तो मुस्लिम कंट्रीज में जो पावर टसल चलता है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री का लीडर बनने के लिए, और वो पावर टसल किसके बीच में चलता है? एक तो सऊदी अरेबिया है जो कि सुन्नी कंट्री है। इस्लाम में मेनली शिया और सुन्नी होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे सेक्ट हैं, लेकिन शिया और सुन्नी मेन है, बाकी ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं, ठीक है। तो जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, और वो सुन्नी कंट्रीज का लीडर है अभी इस समय। और वहीं पर एक और कंट्री है, कौन? ईरान, जो कि क्या है, शिया डोमिनेटेड है। अब वो चाहता है क्या कि हर जगह शिया डोमिनेशन हो, और वो शिया का डोमिनेशन चाहता है। तो इराक और सऊदी के बीच में शिया सुन्नी डोमिनेशन के लिए लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। एक तो पावर टसल यहां पर हो गया। उसके बाद में अब बीच में आ गया टर्की। टर्की भी इस्लामिक कंट्री है। तो अब टर्की चाहता है कि मैं मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बन जाऊं, क्योंकि हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली ओटोमन एम्पायर जो था, ओटोमन एम्पायर टर्की वाला जो रीजन था वहीं पर था। तो इसीलिए अब उनको वापस से, अब उनको मन हो रहा है कि जो हमारा जो पुराना जो साम्राज्य था वापस से हम लोग फिर से स्टैब्लिश करें। तो इसीलिए वो लोग वापस से, जो वहां का जो इसमें प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि मैं लीडर बनूं। तो यहां पर टर्की, सऊदी और ईरान, इनके बीच में एक तरह से पावर टसल वहां पर चल रहा है, राइट। और वहां पर सऊदी अरेबिया जो है वो यूएस का अलाई है, यूएस का सहयोगी है, ठीक है। और यूएस का सहयोगी क्यों है? क्योंकि उसे ईरान को कंट्रोल में करके रखना है। तो ईरान को कंट्रोल में करके रखना है, तो वो जो ईरान का दुश्मन है उससे दोस्ती करेगा ना। तो इसीलिए उसने ईरान से, यूएस से दोस्ती करके रखा हुआ है। और यूएस को सऊदी की जरूरत क्यों है? ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, राइट। और अब इस समय वापस से जरूरत क्यों पड़ गई है? क्योंकि रशिया के ऊपर इन लोगों ने सैंक्शन लगा दिया है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, तो उसने क्या कर दिया है, उसने ऑयल और गैस का सप्लाई वहां पर कम हो गया है। इस वजह से वहां के क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं। तो जब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं तो कहीं से तो मार्केट में सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इसी वजह से वापस से यूएस क्या कर रहा है, खैर यूएस और सऊदी का पुराना रिलेशन है, लेकिन बीच में एक जर्नलिस्ट था जो खाशोगी, उसकी वजह से थोड़ा सा रिलेशन खराब हो गया था। क्योंकि वो खाशोगी जो जर्नलिस्ट है, वो उनको इन लोगों ने, जो मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ का जो प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, ऐसा माना जाता है कि उसके ऑर्डर पर मारा गया टर्की में। तो इसीलिए उसका रिलेशन खराब हो गया था। लेकिन अब वापस से जो यूएस है, यूएस को क्रूड ऑयल की जरूरत है सप्लाई की, और वो बढ़ा सकता है कौन? सऊदी अरेबिया। तो इसलिए यूएस सऊदी अरेबिया का सपोर्ट चाहता है फिर से, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो गया क्रूड ऑयल का सप्लाई के लिए। दूसरा, ईरान ईरान और इजराइल के बीच में भी वॉर चलता है, ठीक है। क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आए, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और पूरे रीजन में सिर्फ इजराइल के पास ही है। तो इजराइल के पास है, तो इजराइल इस समय पावरफुल है। लेकिन इजराइल और अरब कंट्री और ईरान
इन लोगों के बीच में ज्यू और मुस्लिम को लेकर क्या चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो इसीलिए इजराइल चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा तो क्या होगा, वो उसके टक्कर का हो जाएगा एक तरह से, उसके लिए थ्रेट बढ़ सकता है। तो इसलिए इजराइल को भी जरूरत है किसकी, यूएस की। इजराइल और यूएस पुराने अपने अलाय हैं, पुराने सहयोगी हैं। तो इस वजह से इजराइल चाहता है कि ईरान को कंट्रोल करना, सऊदी भी चाहता है ईरान को कंट्रोल करना, और यूएस चाहता है क्या, यूएस अपना वहां पर प्रेजेंस भी चाहता है, पहला चीज, ताकि चाइना ना आ पाए वहां पर, क्योंकि चाइना अगर वो नहीं रहेगा तो चाइना आ जाएगा, तो पहला चीज। और दूसरा, क्रूड ऑयल चाहता है सऊदी अरेबिया से, ठीक है। तो ये सब वहां पे पॉलिटिक्स है। और इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को सबसे चाहिए, ठीक है। इंडिया को यूएई से ऑयल से बिजनेस बढ़ाना है, उससे भी ऑयल चाहिए, सऊदी से भी ऑयल चाहिए, और इजराइल से टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। तो इंडिया को और यूएस से तो चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, तो हमें सबसे चाहिए। तो इसलिए हम ये सब चारों कंट्री क्या है, चारों कंट्री का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो चारों कंट्री का फायदा हो रहा है, इसलिए इन लोगों ने दोस्ती कर लिया है, क्योंकि दोस्ती जो होती है वो फायदे के लिए होती है, चाहे आपके इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। जनरली ठीक है। बाकी सुदामा कृष्ण की जोड़ी कभी या दोस्ती कभी बहुत कम मिलती है, ठीक है। आज के टाइम में इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी दोस्ती फायदे के लिए होती है। तो उसी तरीके से जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी तो उसे वैसे ही होगा ना। और इंटरनेशनल लेवल पे तो कंप्लीट फायदे के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए होता है। समझ आ गया, क्या हो गया। हाँ तुझे बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है ऐसा। हाँ सो रही है, नींद आ रहा है तो समझ में आ रहा है बात। तो ये यहां पर मैंने ब्रीफली बता, बाकी आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे एनीवे। मैंने ब्रीफली जस्ट आपको समझा दिया पॉलिटिक्स वहां पे क्या चल रहा है, ये सब डिटेल में आप आईआर में पढ़ोगे, ठीक है। हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस का ये टॉपिक है, मैंने आपको बस समझने के लिए बता दिया ये थोड़ा थोड़ा बेसिक। तो ये वहां पर सिचुएशन है, इसलिए चारों लोग आए हैं और चारों लोगों ने ग्रुपिंग बनाया है ताकि चाइना को भी काउंटर कर सके और अमंग अदर रीजन्स, ठीक है। क्या आप लास्ट लाइन क्या बोला आपने, लास्ट लाइन। कर सकते कर सकते हैं, वो उसके लिए अलग ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग अलग है, ये संस्था अलग है, ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ अलग, इसमें ये चारों लोग करेंगे, ठीक है। हाँ इसमें ये चारों लोग करेंगे, और बाकी के लिए अलग अलग ग्रुपिंग बना हुआ है, जिसके लिए जो ग्रुपिंग बना हुआ है उसी में करोगे ना। अब मान लो कि आपका स्कूल है, स्कूल में बहुत सारा, एक कबड्डी का ग्रुप होता है, एक स्पोर्ट्स, एक क्रिकेट का होता है, एक डांस का होता है, एक अलग अलग ग्रुप होता है। तो अब जो कबड्डी वाला है वो क्रिकेट में नहीं आ सकता ना, या डांस में नहीं आ सकता है, तो सबका अपना अपना ग्रुपिंग है, तो जो जिस ग्रुप का मेंबर है उसी में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों का ग्रुप है ना। बाकी लोग के अलग ग्रुप है, जो जिस ग्रुप का मेंबर वहां पे करेगा। एक तो होता है ग्रुप वाइज मल्टीलैटरल रिलेशन, दूसरा होता है बायलैटरल, मतलब आपस में दो देश आपस में मिलकर समझौता करते हैं, ठीक है। तो वो भी होता है सबसे, तो बायलैटरल लेवल पे करेंगे, और अगर जहां मल्टीलैटरल लेवल है तो वहां पे करेंगे कॉपरेशन। तो हमारा इन चारों कंट्री से, तीनों कंट्री से, इन तीनों कंट्री से बायलैटरल रिलेशन भी है, अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीलैटरल रिलेशन। मतलब सबसे हम इंडिविजुअली भी डील करते हैं। इसराइल के साथ हमारा अलग डीलिंग है, यूएई के साथ अलग है, और यूएस के साथ अलग है। यूएई के साथ अभी हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था। तो यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, राइट। तो ये हमारा बायलैटरल रिलेशन है, समझ में आ गया। सो ये 6 एरियाज हैं। इसमें हुआ क्या है, जो ITU2 समिट हुआ है, जो इस साल अभी वर्चुअल समिट हुआ है, फर्स्ट समिट, इसमें यूएई ने मेनली कमिटमेंट किया है कुछ इंडिया के लिए। क्या इंडिया के फेवर में क्या कमिटमेंट किया, मतलब यस, फूड पार्क स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। कौन करेगा, यूएई। इंडिया में अलग अलग जगहों पे जो गवर्नमेंट जहां पे लैंड देगी उसको, ठीक है, जहां पे भी गवर्नमेंट उसको लैंड प्रोवाइड करेगी वहां पे करेगा वो, ठीक है। तो लिख लो, यूएई कमिट किया है क्या, टू इन्वेस्ट $2 बिलियन
इन इंडिया फॉर establishment of food park. फूड पार्क, ठीक है। यूएई का फायदा होगा, जो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको क्या फायदा होता है। आप मान लो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी करवाते हो, तो आपको क्या फायदा होता है। मतलब रिटर्न के लिए करते हो ना, बेसिकली इनकम के लिए। तो वही यूएई करेगा, यूएई यहां पर इन्वेस्ट करेगा तो उसको यहां से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो मिलेगा ना उसको। वो पैसा यहां पर लाया, पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो अब उस बिजनेस होगा उससे जो इनकम होगी वो इनकम में से हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा वो, तो वो इनकम का उसको फायदा होगा। पहला चीज। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं अभी। हाँ राइट, सही बता रहे हो आप। तो दूसरा फायदा ये होगा कि फूड सिक्योरिटी का, ठीक है। फूड सिक्योरिटी बोले तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा ये। हाँ वो तो हिंदी मीनिंग हो गया। मीनिंग क्या है, कंसेप्ट, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। कमी रहेगी उसकी पूर्ति करेंगे, यस हाँ बिल्कुल सही है। मतलब फूड सिक्योरिटी मतलब कि आपका जो खाने की कमी ना हो, फूड की कमी ना हो, ठीक है। फूड सिक्योरिटी बोले तो फूड, खाद्य सुरक्षा, तो मतलब कि आपका फूड का जो है कमी ना हो, ठीक है, डेफिशिएंसी ना हो, या बेसिकली टू बी मोर प्रिसाइज हम इसे लिख सकते हैं इनसिक्योरिटी ना हो। और इनसिक्योरिटी, फूड की इनसिक्योरिटी कब होती है, जितना डिमांड है, फूड की डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। बेसिकली फूड का जो डिमांड है मेरे पास, मेरी कंट्री का जो फूड डिमांड है वो अगर कम है, किस चीज से, सॉरी ज्यादा है अगर फूड सप्लाई से, तो क्या होगा। मेरा डिमांड मान लो 100 केजी गेहूं का है, ठीक है, और लेकिन सप्लाई मेरे पास मार्केट में गेहूं कितने हैं, 80 किलो ही, तो 20 केजी का तो कमी हो गया ना। तो ये जो 20 केजी की जो कमी हुई, यही इनसिक्योरिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो इसको कहते हैं हम लोग फूड इनसिक्योरिटी। और ये फूड इनसिक्योरिटी होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और दूसरा लोगों को खाना नहीं मिलेगा, हंगर बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, और भूख बढ़ने से क्या होगा, मल नरिशमेंट होगा, ठीक है। और मल नरिशमेंट से फिर लोगों का डेथ भी हो सकता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम हो ना हो, फूड इनसिक्योरिटी ना हो, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि फूड पार्क बना रहे हैं, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। और फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगा, जब फूड का डिमांड विल बी इक्वल टू फूड का सप्लाई, देन विल अचीव फूड सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब जितना मेरा डिमांड है उतना, या तो मेरा सप्लाई जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। ईदर माई फूड सप्लाई इज मोर देन और इक्वल टू, मतलब हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर टेक्निकल जो लोग यूज करते हैं वो इनसिक्योरिटी बोलते हैं। स्कैसिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया बात, क्लियर। तो यही है। और एक चीज याद रखना, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, ये तीनों चीज आपके यूपीएससी में हमेशा आते रहेगा, हर बार आएगा। गवर्नमेंट उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च करती है, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे कभी भी। और क्योंकि ये आने वाले टाइम में ये तीनों एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, फूड का, वाटर का और एनर्जी का। एनर्जी बोले तो ऊर्जा, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जैसे कि अभी क्रूड ऑयल कम हो रहा है, क्रूड ऑयल कम आया, कोल का सप्लाई कम हो गया, तो क्या हो गया, गर्मी में आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी के पावर कट हो रहे थे। पावर कट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो पावर कट क्यों हुआ था, क्योंकि डिमांड पावर का ज्यादा हो गया था और पावर की सप्लाई कम हो गई थी। क्यों, क्योंकि पावर का प्रोडक्शन कम हो रहा था। क्यों, क्योंकि कोल की सप्लाई कम थी। तो इस वजह से क्या हो गया, एनर्जी इनसिक्योरिटी हो गया। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल है जैसे कोल, क्रूड ऑयल, इसकी सप्लाई को बढ़ानी पड़ेगी। तभी क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। क्या सप्लाई बढ़ेगी, गेहूं का, एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी सप्लाई बढ़ेगी, और एनर्जी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर पावर कट
नहीं होगा। तो ये क्योंकि आज के टाइम में सारा चीज एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका इवन जो पढ़ाई हो रहा है, अभी मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर यहां पर एनर्जी कट हो जाएगा तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, राइट? क्योंकि यहां पर लाइट नहीं रहेगा, एसी नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, तो आप लोग पढ़ोगे? आप लोग बोलोगे जान दो, अब अगली साल आईएएस बनेंगे, ठीक है, पहले एसी ज़्यादा जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑनलाइन वाला कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है। वाटर सिक्योरिटी आपको पता ही है, पानी नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, और वाटर सिक्योरिटी भी कभी इनसिक्योरिटी हो रहा है आज के टाइम में। और खासकर जो यूएई वगैरह, यूएई अरब कंट्रीज हैं, इजराइल, वहां पर पानी की कमी है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर पानी की कमी होते हुए भी इजराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि वहां पर इरिगेशन इतना एफिशिएंट करते हैं कि वहां पर उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी अच्छी होती है, ठीक है। और इसी वजह से इंडिया इरिगेशन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल से टाई अप कर रहा है, ठीक है। इजराइल के साथ हम लोग अपना अलायंस बढ़ा रहे हैं ताकि उनके साथ उनसे हम टेक्नोलॉजी ले इरिगेशन का और एग्रीकल्चर का, कैसे कम पानी से हम लोग खेती कर सकें, ठीक है। और ये इजराइल से हम लोग ले रहे हैं। इजराइल के साथ ऑलरेडी हमारा एग्रीकल्चर और इरिगेशन सेक्टर में कॉपरेशन चल रहा है, ये चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। यूएई के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है, यूएस के साथ हमारा डिफेंस रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको किस कंट्री के साथ क्या हमारा प्रमोशन चल रहा है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके। और ये खासकर कब काम आता है? मेंस में काम आता है, जहां पर आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको पढ़े हुए किताबों से नहीं आएंगे, ठीक है। वहां पर होते हैं, आप जो पढ़ के जाते हो वहां से वो क्वेश्चन नहीं आते हैं काफी टाइम, तो वहां पर आपको ये सब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे फिर आप आंसर लिख पाते हो या लिख पाओगे। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो इसीलिए आपको हर चीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपने कान और दिमाग और आंख को खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एनीवे, सो फूड पार्क होगा। फूड पार्क हमें क्यों बनाना है? ताकि फूड सिक्योरिटी अच्छी। फूड पार्क क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से प्लांट लगेगा, ठीक है, वहां पर मशीनरी लगेंगी, और वहां से फूड पार्क बेसिकली क्या करता है, वो फार्मर को और कंज्यूमर को कनेक्ट करता है एक तरह से, ठीक है। मतलब अभी क्या होता है कि फार्मर अपना प्रोड्यूस एक एजेंट को बेच देता है, अब एजेंट उसके बाद मंडी में बेचता है, फिर उसके बाद वो कहीं और जाता है, अब फार्मर का रिलेशन वहीं पे खत्म होता है। लेकिन अब क्या होगा कि फार्मर एक फूड पार्क को डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है, और इससे क्या होगा, उसके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। वो मंडी में तो सप्लाई जो करता था करता ही था, लेकिन उसके वो फूड पार्क को सप्लाई करेगा। तो अब अगर मंडी में प्राइस कम है तो फूड पार्क में अगर प्राइस ज्यादा है तो फूड पार्क में बेचेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन हो गए ना, दो बायर हो गए, एक तो मंडी में जो कंज्यूमर है और दूसरा फूड पार्क वाला। फूड पार्क बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये क्या बोलते हैं, सॉस वगैरह बनता है ना, सॉस, मैगी, ये सब केचप वगैरह सब जो बनता है, ये सब क्या है, फूड पार्क में ये सब बनता है। ये सब ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे जो फूड प्रोड्यूसर इसी से बनता है ना ये सब। अब केचप किससे बनेगा? टोमेटो से बनेगा, बनेगा ना। बिस्किट किससे बनेगा? हाँ, गेहूं से बनेगा। मैगी किससे बनेगा? मैदा से बनेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? खेती से आती है। तो वहां पर आते, और खेतों में तो सब बनता नहीं है, ये सब बनता कहाँ है? प्लांट में। तो यही प्लांट में फूड पार्क बनता है। तो और अगर वहां पे सप्लाई ये रॉ मटेरियल की नहीं होगी, रॉ मटेरियल क्या, गेहूं, चावल, ये सब, टमाटर, ये सब नहीं आएगा वहां पर, तो वो लोग क्या बनाएंगे फिर? तब आपका केचप वगैरह सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है कि ताकि फार्मर फूड पार्क और फूड पार्क से सीधे कंज्यूमर, रिटेलर के पास आए। इस तरीके से सप्लाई चेन को बढ़ा रहे हैं लोग। हाँ, फायदा होगा, इसलिए तो कर रहे हैं ना। इसलिए तो गवर्नमेंट ने मेगा फूड पार्क का स्कीम भी लेकर आई है गवर्नमेंट, ठीक है। मेगा फूड पार्क गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है ताकि वहां पर बड़े बड़े फूड पार्क लगाए जा सकें। वहां पर चिप्स आपके और बाकी जो भी आपके जो पैकेजिंग जो आइटम आते हैं, पैकेज्ड आइटम, वो या रेडीमेड फूड आइटम्स, वो सारे वहां पे बनते हैं, ठीक है। और इन लोगों ने और एक कमिटमेंट किया है, और इसमें जो फूड पार्क बनेगा, ये फूड पार्क में यूएई जो है, यूएई यूएस के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। यूएई तो इन्वेस्टमेंट करेगा बेसिकली, लेकिन यूएस के साथ कोऑपरेट करेगा। यूएस की प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर देंगे इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए मशीनरी चाहिए ना, प्लांट चाहिए, तो वो सब टेक्नोलॉजी कौन लेकर आएगा? यूएस की इंडस्ट्री लेकर आएगी, प्राइवेट सेक्टर, समझ रहा। और इंडिया क्या देगा? इंडिया लैंड प्रोवाइड करेगा उनको। फूड पार्क हवा में नहीं बनेगा ना, लैंड चाहिए उसके लिए।
हाँ, रॉ मटेरियल चाहिए और लैंड, पहले फूड पार्क बनाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लैंड चाहिए, वो लैंड कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट देगी और स्टेट गवर्नमेंट देगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मिलकर ये लोग करेंगे और इससे क्या होगा? इससे सबको फायदा होगा, क्योंकि वहां से जो फूड का प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में भी सप्लाई होगा और उसे हम फॉरेन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और फॉरेन एक्सपोर्ट करेंगे तो मान लो यूएई को एक्सपोर्ट करेंगे, इजराइल को एक्सपोर्ट करेंगे, यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो वहां पे फूड इनसिक्योरिटी अगर प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व होगा, यहां पे भी सॉल्व होगा और वहां पे भी सॉल्व होगा, और हमारा इकोनॉमी भी ग्रो होगा। तो देख रहे हो कितना फायदा हो सकता है। और ये सब फायदे आपको एग्जाम में बताना होता है, ठीक है। ये सब फायदे बताओगे तभी तो आपको समझ में आया कि अच्छा हाँ इसको सब पता है, ये काम कर सकता है, इसको नॉलेज है, ये कंट्री को फायदा करवा सकता है, ठीक है। बेसिकली आप जॉब मांग रहे हो अपने एम्प्लॉयर से, आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है और आपको गवर्नमेंट का फायदा करवाना है। गवर्नमेंट का फायदा मतलब कंट्री का फायदा करवाना है। तो कंट्री का फायदा करवाओगे और वो फायदा कहां से दिखेगा? आपके आंसर शीट में दिखना चाहिए, ठीक है, आपके आंसर के माध्यम से। तब तो वो लोग खुश होंगे आपसे कि हाँ इसको ये देश का फायदा करवा सकता है, भला करवा सकता है, तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। आप वहां पर ये लिख के आओ कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो आपको क्यों लेंगे? ठीक है। तो इसलिए चीज का ध्यान रखना आप लोग। और इन लोगों ने एक और चीज कमिटमेंट किया है कि 500 गीगावाट, सॉरी 500 नहीं, 300 मेगावाट का विंड और सोलर एनर्जी मतलब हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी लगाएंगे लोग। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे। कहां पर? गुजरात में। हाइब्रिड रिन्यूएबल मतलब हाइब्रिड में बेसिकली ये यहां पर हाइब्रिड बोले तो दो चीज, एक यहां पर सोलर और विंड, मतलब सोलर पावर और विंड पावर दोनों लगेगा, ठीक है। मतलब सोलर एनर्जी भी मिलेगी और विंड एनर्जी भी मिलेगी, ओके।